हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के जीके जेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फेज 13 के 10th+2 लेवल का आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। यह आखिरी वीडियो है 10+2 का। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कथन कारण के हैं। कथन है, भारतीय न्याय संहिता में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के लिए एक विशेष प्रावधान शामिल है। द भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट। रीजन है, इस सुधार का उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू करके जेल की अवधि को कम करना है। द रिफॉर्म एम टू रिड्यूस जेल टाइम बाय इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस फॉर पीटी ऑफेंसेस। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 4 में पहली बार सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस को एक आधिकारिक दंड के रूप में शामिल किया गया है, एक विशेष प्रावधान शामिल है। तो कथन तो सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छोटे मोटे जो अपराध हैं, जैसे छोटी चोरी, सार्वजनिक उपद्रव, मानहानि इत्यादि में जो अपराधी है उन्हें सीधे जेल भेजने के बजाय सुधारात्मक कार्य कराना, ताकि जेलों में भीड़ कम हो और उनमें एक सुधार आ सके। सामुदायिक सेवा के थ्रू उनके अंतर्गत एक सुधारात्मक भावना डेवलप हो सके, इसके लिए उनसे सामुदायिक सेवा कराई जाती है। तो राइट आंसर है ए एंड आर बोथ करेक्ट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है BAS, इंडियाज प्लान्ड स्पेस स्टेशन इज प्रपोज टू ऑर्बिट एट व्हाट अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस। भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा के लिए प्रस्तावित है? तो आपको पता है, इसरो के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में। इसे लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो राइट आंसर होगा बी। अब यह अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक इस अंतरिक्ष स्टेशन का फर्स्ट मॉड्यूल तैयार होगा, और 2035 तक पूरी तरह से इसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? किसी भी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? आसान सा सवाल है, आपको पता भी होगा कि सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 के बीच यूपी की फर्स्ट वुमेन सीएम बनी थी। ठीक है, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, यह किसी भी राज्य के लिए भी लागू होता है। यूपी के साथ साथ किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री वाली, स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली यह पहली महिला थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, अनवरा तैमूर यह असम की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, असम की फर्स्ट वीमेन सीएम बनी थी। और नंदिनी सतपथी इन्हें उड़ीसा की फर्स्ट वीमेन सीएम बनाया गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो आपको पता है टैक्सेशन दो तरीके के होते हैं। टैक्स जो है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर।
इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज से आपको इस सवाल में गलती नहीं मिलेगी। प्रत्यक्ष कर होता है जब किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से या किसी संस्था से कोई कर लिया जाता है, यानी प्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति या संस्था से लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु या सेवा पर लिया जाएगा, कोई वस्तु का सेल परचेज करने पर या कोई सर्विसेज को सेल परचेज करने पर यह टैक्स लगेगा। तो अब क्लियर हो गया। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स किसी व्यक्ति से लिया जाता है, इनकम टैक्स किसी व्यक्ति से लिया जाता है तो यह आयकर के अंतर्गत, ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। जीएसटी किसी वस्तु और सर्विस से लिया जाता है तो यह अप्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, यह भी किसके अंतर्गत आएगा, यह भी जीएसटी, ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। कॉरपोरेट इनकम टैक्स, यह किसी व्यक्ति या संस्था से लिया जाता है। ठीक है, तो यह किस में आएगा, प्रत्यक्ष कर में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता है किसी भी धात्विक चालक, किसी भी कंडक्टर या चालक का तापमान बढ़ाया जाता है जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और इसके जो धातु आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच कंपन बढ़ जाता है, इनके बीच कंपन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा उत्पन्न होता है। और बाधा उत्पन्न हुआ है इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह इंक्रीज कर जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। विच इंस्टीट्यूशन प्ले ए की रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड पॉलिसी गाइडेंस, किस संस्था ने ऋण और नीति मार्गदर्शन प्रदान करके भारत के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको पता है 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में, उस समय गंभीर भुगतान संतुलन की समस्या आई थी, भुगतान संतुलन की समस्या आई थी। तो इसी समय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने वित्तीय सहायता प्रदान करी थी भारत को, ताकि इन्हें संरचनात्मक जो समायोजन है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन दिया था इन्होंने। और इसके तहत भारत ने एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के द्वारा यह सुधार किए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था उसके बाद से तीव्र गति से आगे बढ़ी थी। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, यानी ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द एम ऑफ लॉन्चिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है। ऑब्वियस है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बनने से सब्सिडी वाले जो खाद्यान्न थे उससे लोगों को कहीं भी प्राप्त करने में सुविधा हुई, यानी सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। लोग अपने मौजूदा राशन कार्ड को किसी भी राज्य से या किसी भी स्थल से, किसी भी दुकान से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के द्वारा अपना सब्सिडी जो अन्न होता है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो यह देशव्यापी पोर्टेबिलिटी देता है, देशव्यापी पोर्टेबिलिटी देता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाई इज द आयरन इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। लौह उद्योग झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित छोटा नागपुर में ही क्यों केंद्रित है। ऑब्वियस सी बात है, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, खास करके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, यह जो हिस्सा है यह प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज उपलब्ध हैं
जल संसाधन भरपूर है, जल संसाधन भरपूर है। यहाँ बहने वाली नदी है कौन है? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा से भरपूर मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और सघन आबादी है, आबादी जो है वहाँ सघन है, जिसके कारण यहाँ पर सस्ते श्रम उपलब्ध है, सस्ते श्रम उपलब्ध हैं। तो इन सब के कारण छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वह लौह इस्पात उद्योग एवं भारी उद्योग के लिए अनुकूल है, यानी बी इसका राइट आंसर है। द रीजन हैज हाई मिनरल अवेलेबिलिटी एलोंग विथ वाटर रिसोर्स एंड लेबर अवेलेबिलिटी। इस क्षेत्र में खनिज के साथ जल संसाधन और श्रम की उपलब्धता भी उच्च है, यानी बी इसका राइट आंसर है। इफ समवन बिकम ए मिनिस्टर or the prime minister without being a member of parliament, they must get elected to the parliament within the 6 month or they will have to vacate the office। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य बने बिना किसी मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीनों के भीतर संसद के लिए निर्वाचित होना होगा, अन्यथा उसे पद छोड़ना होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार इस सवाल को पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है आर्टिकल 75(5) के अकॉर्डिंग केंद्र में और आर्टिकल 164(4) के अंतर्गत राज्यों में अगर कोई भी व्यक्ति मंत्रालय पद लेता है, मंत्री पद लेता है, तो उसे 6 महीने के अंतर्गत केंद्र में अगर है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार राज्यों में उसे विधानसभा या विधान परिषद में 6 माह के अंतर्गत सदस्यता लेनी होगी, ठीक है, नहीं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो यह जो टाइम है मैक्सिमम है 6 मंथ, चूँकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो गया बी 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टराइजेज स्टेज 2 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जनसांख्यिकीय संक्रमण चरण 2 की विशेषता क्या है? इसका बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके अलग अलग स्टेज हैं और अलग अलग उसके रूल हैं। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में मृत्यु दर में गिरावट होती है, मृत्यु दर में गिरावट होती है और जन्म दर उच्च होती है। इसमें जन्म दर उच्च बनी रहती है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि इस समय जनसंख्या जो है वह बढ़ेगी, ठीक है, इसमें जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या दर उच्च बनी रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। डेथ रेट डिक्लाइंस, बर्थ रेट्स रिमेन हाई। मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर उच्च बनी हुई है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द महाभारत एन इंक्वायरी इन द ह्यूमन कंडीशन विच ऑफर्स ए क्रिटिकल फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ द एपिक। द महाभारत एन इंक्वायरी इन द ह्यूमन कंडीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो महाकाव्य का आलोचनात्मक दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इस पर सवाल पूछे भी गए हैं। यह बद्रीनाथ चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है, जो कि पूर्व IAS थे। पूर्व IAS होने के साथ साथ ये दार्शनिक भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने महाभारत, जो महाभारत हुआ था, महाभारत में धर्म, सत्य और मानवीय दृष्टिकोण का इस पुस्तक में विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो बद्रीनाथ चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरेह इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। नवरेह मुख्य रूप से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा।
नवरेह जो है वह कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाए जाने वाला यह चंद्र नववर्ष है। चंद्र नववर्ष है जो कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता था। यह कब मनाया जाता था? तो यह चैत मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन, शुक्ल पक्ष के फर्स्ट डे मनाया जाता था। फर्स्ट डे मनाया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, कश्मीरी पंडित। विच मेटल कास्टिंग टेक्निक वाज मास्टर्ड बाय द एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर? प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों को किस धातु ढलाई तकनीक में महारत हासिल थी? तो आपको पता है प्राचीन भारत की जो धातु ढलाई तकनीक उसे कहा गया शेयर परड्यू, यानी सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपने देखा होगा कि भारतीय मूर्तिकार जो है वह जो ये शेयर परड्यू है इसे कहा जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो मोहनजोदड़ो की नर्तकी की कांस्य मूर्ति है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, फिर उस पर मिट्टी को लेप कर उसे पिघली धातु उसमें भर दी जाती थी। जो खाली जगह होता था उसमें पिघली धातु को भर दिया जाता था। इसे शेयर परड्यू कहा गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। द सुंदरबन, ए लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट, इज शेयर्ड बिटवीन विच टू साउथ एशियन कंट्रीज? सुंदरबन एक विशाल मैंग्रोव वन किन दो दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझा किया जाता है? आपको पता है सुंदरबन जो है यह दो देशों के बीच विभाजित है। कौन कौन? पहला है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। सुंदरबन का 40% जो क्षेत्र है वह भारत में है और 60% क्षेत्र बांग्लादेश में है। भारत में मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में यह फैला हुआ है। वेस्ट बंगाल में जो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसका प्राकृतिक निवास जो है वह सुंदरबन ही है। ठीक है, आपको पता है सुंदरबन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो ऑब्वियस है जो सुंदरबन का डेल्टा है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। मेघना डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी? पहला है ग्रिड पैटर्न के साथ अच्छी तरह से नियोजित शहरी केंद्र। बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ग्रिड पैटर्न था जिसके अंतर्गत शहरों को नियोजित किया गया था। तो पहला कथन सही है। कृषि के लिए लोहे के औजार का उपयोग। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता था, तो लोग लोहे के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। भारत में लोहे का व्यापक प्रयोग उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ जिसका टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, यह उत्तर वैदिक काल से हुआ। उन्नत जल निकासी, यह हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता थी। एक विशाल स्नानागार और अन्न भंडार की भी उपस्थिति थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, फेमस फॉर देयर murals एंड स्कल्पचर, आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया? अपने भित्ति चित्र और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आपको बता दूं अजंता और एलोरा इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? तो यह रॉक कट केव्स थी, यानी बड़े चट्टान को काटकर एक ही चट्टान को काटकर इसकी गुफाओं को बनाया गया था। यहाँ जो है हिंदू बौद्ध
और जैन धर्म, तीनों धर्मों की भित्ति चित्र बनी हुई है, भित्ति चित्र बनी हुई है। इसका जो लोकेशन है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नाम बदल गया है, उनका नया नाम बना गया है संभाजी नगर, संभाजी नगर। ठीक है। साथ ही साथ जो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के 10+2 लेवल का आज ये आखिरी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।